दिस इज़ अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल द टीचर्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियो में देखा था कि बीएड का जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था सिलेबस का, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद अब हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और ये कार्य आपके लिए है। आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद चलिए हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है आज का हमारा यूपी बीएड सिलेबस एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। इसमें हम पूरा कंप्लीटली बीएड का सिलेबस जो है, जितने भी स्टेप होते हैं बीएड में, वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे इन वन वीडियो। तो देखते रहिए। चलिए, तो बात करेंगे हम सबसे पहले अपने बीएड फर्स्ट ईयर की। तो बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है, कैसे बीएड फर्स्ट ईयर को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे नंबरों के साथ, इन सभी चीज़ों को बारीकी से रखा गया इस वीडियो में। तो आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमारा आता है कंपलसरी सब्जेक्ट। कितने होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस बारे में। और क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट, तो बता दें, कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब आप जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कंपलसरी, ये अनिवार्य ही है, आपको ये सब्जेक्ट लेने ही लेने पड़ेंगे और पढ़ने ही पढ़ेंगे। तो और इसके बाद बात करते हैं हम अपने पेडागॉजी सब्जेक्ट की। पेडागॉजी सब्जेक्ट में जो कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन सा सब्जेक्ट हमें मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, पेडागॉजी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, उन्हीं स्ट्रीम के सब्जेक्ट आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। जैसे कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो हैं, उनको यदि उन्होंने लास्ट ईयर उनका फाइनल एग्जाम में जो सब्जेक्ट उसके रहे होंगे, जैसे मैथ या साइंस रही होगी, तो आपका फिजिकल मैथ एंड फिजिकल साइंस आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट बन जाएगा। और यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो आपका यदि हिस्ट्री रहा होगा, तो आपका यहाँ पे आके हिस्ट्री हो जाएगा एसएसटी। और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी होगा तो हिंदी। यही सारे आपके पेडागॉजी में बन जाते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। जो बच्चे बीकॉम वगैरह किए हुए हैं, वो बच्चे बीएड में आकर के पेडागॉजी सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट उनके हो जाएंगे, तो उन बच्चों के पेडागॉजी सब्जेक्ट जो होंगे, वो उनके वाणिज्य विषय से रिलेट करेंगे। वाणिज्य के जो सब्जेक्ट होंगे वो उनको मिलेंगे। जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे, कई लोग जैसे बायोलॉजी से होते हैं तो उनको कौन सा सब्जेक्ट मिलता है, या मैथ से होते हैं तो उनको कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं है। मैथ वाले बच्चों को फिजिकल मैथ मिल जाती है और साथ में फिजिकल साइंस मिल जाती है। आपके लास्ट ईयर या तो केमिस्ट्री होगी या फिजिक्स होगी, दोनों में से जो भी होगी आपको फिजिकल साइंस मिल जाएगी। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिजिकल साइंस मिल जाती है और साथ में आपको बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं हम हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट ये हैं, जो 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट आपका शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य है। दूसरा आपका शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य। तीसरा आपका शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा सब्जेक्ट है, वो है आपका शिक्षा के समकालीन मुद्दे। दूसरा सब्जेक्ट इसी में है पाठ्यक्रम विकास। और तीसरा आपका है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। ये जो चौथा पेपर आपका दिया है, इस चौथे पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप एक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किस सब्जेक्ट में क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद आए, आप उन्हीं सब्जेक्टों को ले सकते हैं और अपना आगे का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें पहले सब पेपर की, जो है हमारा शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य। ये पेपर आपका पहला पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का। ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है। जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, पेपर जो होगा, वो आपका 80 नंबर का होगा। और आपका 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकम जुड़ा हुआ है। ऐसे मिला करके ये 100 नंबर का पेपर कंप्लीटली बन जाता है। इसमें 5 यूनिट्स होंगी और सभी यूनिट्स को हम कंप्लीटली बारी बारी 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य में क्या, जैसा नाम से ही इसके पता चल जाता है, दार्शनिक और समाजशास्त्री मतलब समाज और दर्शन के हिसाब से जो शिक्षा में इसका योगदान है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कंप्लीटली 5 यूनिट्स हैं और हम इसको 2 महीने में पूरा का पूरा कंप्लीट
कर लेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो मेरे नज़र से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य। ये भी हमारा 80 नंबर का पेपर है। इसमें भी प्रैक्टिकल हमारे 20 नंबर के होते हैं और 5 यूनिट्स इसमें भी है। देखें तो ज़्यादातर सभी पेपरों में 5 यूनिट्स रखी गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इन 5 यूनिट्स में ही हम सारा का पूरा अपना पेपर कंप्लीट करते हैं। बात करें मनोवैज्ञानिक परिदृश्य की, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी साइकोलॉजी है आपकी वो पूरी की पूरी इंक्लूड इसी में हो जाती है। इस पेपर में पूरी की पूरी साइकोलॉजी इंक्लूड हो जाती है, और साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के विषय में देखा जाए तो यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको साइकोलॉजी का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बच्चे के व्यवहार के बारे में नहीं समझ सकते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। किस तरीके का बच्चा व्यवहार कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए बात करते हैं हम अपने तीसरे पेपर के बारे में। जो तीसरा पेपर हमारा है वो है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग। तो इसमें जैसा 3 पेपरों को जोड़ करके एक पेपर बनाया गया है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और योग, तीनों पेपरों को जोड़ करके एक पेपर बना दिया है, जो बीएड फर्स्ट ईयर का 3rd पेपर कहलाता है। ये 80 नंबर का पेपर है आपका, जो रिटन में आप देंगे वो 80 नंबर का पेपर होगा आपका पेपर, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होगा इसमें। इसी तरीके से भी मिल करके 100 नंबर का पेपर बन जाता है। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, और इन सभी यूनिट्स को कंप्लीटली 1 बाय 1 आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है, कैसे पढ़ा जाए इस पेपर को, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। और जैसे शारीरिक शिक्षा, नाम से ही पता चलता है, इसमें शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हालांकि पहले ये सब्जेक्ट बीएड में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन समय को देखते हुए इस सब्जेक्ट को भी बीएड में इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि पता होना चाहिए कि देखिए, जो बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, योग करने से क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज होगा, एक टीचर को नॉलेज होगा, तभी वो अपने छात्रों को इसके बारे में बता सकता है। तो शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग, इन तीनों चीज़ों के बारे में कंप्लीटली हम 1 बाय 1 देखेंगे। बात करते हैं चौथे पेपर की, जो हमारा कंपलसरी पेपर तो है, लेकिन इसमें भी ऑप्शनल पेपर के रूप में इसे देखा जाता है। पहला पेपर हम इसको लेकर आए हैं समकालीन मुद्दे को। तो इसमें क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये हमारा 80 नंबर का पेपर है, और मतलब रिटन पेपर ये 80 नंबर का होगा। इसमें जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको 80 नंबर का पेपर देना होगा। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होगा, जिसमें आपको असाइनमेंट वगैरह ये सब सबमिट करने होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका 20 नंबर मिलेगा। और इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, जिनको हम कंप्लीटली 1 बाय 1 देखेंगे। तो शिक्षा के समकालीन मुद्दे क्या है, ये किस तरीके का सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा के समकालीन मुद्दे में वो सारे मुद्दे उठाए जाते हैं कि किस तरीके से शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले कैसे शिक्षा चलती थी, अब कैसे शिक्षा चलती है, कौन कौन सी नीतियां बनाएंगे जिसके कारण शिक्षा पर उनका इफेक्ट पड़ा, उसका सुधार हुआ शिक्षा का। पहले शिक्षा किस तरीके से होती थी, वैदिक काल में, मुगल काल में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, और आज के समय में कैसी शिक्षा दी जाती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं चौथे पेपर, यानी कि जो हमारा कंपलसरी पेपर में ऑप्शनल पेपर है, उसी के दूसरे पेपर के बारे में बात करेंगे। वो है हमारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। देखिए, पिछला जो हमारा पेपर रहा है शिक्षा के समकालीन मुद्दे, ये जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है। मतलब कि इसमें हिस्ट्री सेक्शन ज़्यादा होता है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे। तो आप यदि हिस्ट्री स्ट्रीम मतलब आर्ट स्ट्रीम से हैं तो शिक्षा के समकालीन मुद्दे ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हों, यदि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट अच्छा है या हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी आती है, तो आप शिक्षा के समकालीन मुद्दे ले सकते हैं। इस पेपर में आपको याद करने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्रिकल है, थ्योरिकल पेपर है ये, तो आपको इन सब चीज़ों को बारीकी से देखना चाहिए, और उसके बाद ही अपना ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए। बात करें शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की, तो ये पेपर जो हमारा है वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चे इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये ना थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब टेक्निकल चीज़ें इसमें दी जाती हैं,
और कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है ये, तो मैथ स्ट्रीम के और साइंस स्ट्रीम के बच्चे इस पेपर को ज़्यादा पसंद करते हैं। बकाया आपको जिस पेपर में इंटरेस्ट हो, आप जिस पेपर जो पढ़ सकते हैं उसी पेपर को लें। ये नहीं कि आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो जरूरी नहीं कि आप शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन नहीं ले सकते हैं या ना लेना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में और कैलकुलेशन इन सब चीज़ों में है तो आप शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन ले सकते हैं। और साथ में यदि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये पेपर शिक्षा के समकालीन मुद्दे आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बस आपका इंटरेस्ट किस में है आप उस हिसाब से पेपर का चुनाव कीजिएगा। तो बात करते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की। इस पेपर में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस पेपर में आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाने को आपको इसी से मिलेगा। ये 80 नंबर का आपका पेपर आता है। 80 नंबर जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको 80 नंबर का एग्जाम देने को मिलेगा। 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल आता है और 5 यूनिट इसमें भी हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी क्लास आगे कंटिन्यू चलेंगी और हम सारे सब्जेक्ट की यूनिट पर यूनिट आपको थ्योरिकल या जो भी तरीके से आपको हम पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चंस बेस सभी तरीके से पढ़ाएंगे। जैसा देख रहे हैं इस समय कोविड के कारण छुट्टियां चल रही हैं और हो सकता है कि आपके पेपर्स पिछली साल की तरह इस साल भी ऑब्जेक्टिव लिए जाएं। तो इन चीज़ों के लिए हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होंगे उनको लेके आएंगे और साथ में थ्योरी भी उनकी कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हमें थ्योरी किसी चीज़ की नहीं आती है तो हम आगे हमें वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। क्योंकि बीएड है तो हम ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पास कर सकते हैं, लेकिन आगे सीटेट और यूपी टेट जो एग्ज़ाम हम देंगे या कोई भी अदर टीचर्स एग्जाम देंगे तो उनमें हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आप पूरी थ्योरिकल बेस से अपना बीएड कंप्लीट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं से भी कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर में रह करके ही यूपी बीएड हो या सीटेट हो या कोई भी टीचर्स एग्जाम हो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी का चौथे पेपर का जो एक और ऑप्शनल पेपर आता है वो पाठ्यक्रम विकास आता है। पाठ्यक्रम विकास ये पेपर बहुत ही कम बच्चे इस पेपर को लेते हैं, इसका कारण समझ में नहीं आया, जबकि बहुत ही अच्छा पेपर है ये भी पाठ्यक्रम विकास और इसको भी लिया जा सकता है। इसमें देखा जाता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो भी हमारे लेसन्स हैं किस तरीके से उनका विस्तार किया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पेपर में बताया गया है। ये हमारा 80 नंबर का पेपर है और प्रैक्टिकम 20 नंबर का है और 5 नंबर्स के इसमें यूनिट्स 5 यूनिट्स इसमें भी हैं और हम इसको भी आगे कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर था। बात करें बीएड सेकेंड ईयर की उससे पहले हम बात करना चाहते हैं हमारे जो ये पेपर्स हो गए कंप्लीटली सब्जेक्ट हैं हमारे, इतने सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम बीएड में करते हैं, जैसे कि हमारी माइक्रो टीचिंग हो गई, इंटर्नशिप हो गई या टीचिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे करना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें कौन सी विधि क्या करना है, तो इसके लिए हम एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें हम पूरा बता देंगे कि किस तरीके से आपको इंटर्नशिप देनी है, किस तरीके से आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, किस तरीके से आपकी टीचिंग होगी, कितने दिन टीचिंग होगी, टीचिंग में क्या करना है, कितने लेसन प्लान बनाने हैं, लेसन प्लान क्यों बनाने हैं और कैसे बनाने, इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए मैं 1-2 लेसन प्लान डाल दूं यदि वीडियो में, आप उसको ले करके बना लें तो ये कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। मतलब मैं डाल दूं और आप उसको देख ले तो इससे आप ना तो आप लेसन प्लान बनाना सीख पाएंगे और ना ही उसको कभी अप्लाई करना सीख पाएंगे। आपको अपनी गलतियों के बारे में मालूम नहीं चलेगा। तो किसी भी चीज़ को मतलब लिखने से अच्छा है कि उसे समझ लें। समझने से ये होता है कि हम फिर किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान होगा या कोई भी टॉपिक होगा हमारा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अभी बात करते हैं हम बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो
कंपलसरी सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर में 3 होते हैं आपके। पहला पेपर आपका होता है समावेशी शिक्षा का, दूसरा पेपर आपका होता है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और तीसरा पेपर होता है आपका भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। देखिए ये कंपलसरी पेपर हैं आपके, जो 3 होते हैं। जैसा बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कंपलसरी पेपर 4 होते थे, उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट 3 हो जाते हैं। इसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके पेडागोजी पेपर थे वो बीएड सेकेंड ईयर से हट जाते हैं और उसके जगह पर आते हैं हमारे इलेक्टिव पेपर। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, जो हमारा पहला पेपर है। समावेशी शिक्षा क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, कितने नंबर का इसका पेपर होता है, कितने नंबर का इसका प्रैक्टिकम होता है और कितने यूनिट्स इस पेपर में आते हैं। तो इसका नंबर जो 80 नंबर का ये पेपर होता है आपका, और 20 नंबर के आपका इसमें प्रैक्टिकम होता है, 5 यूनिट इसमें भी होती है। तो समावेशी शिक्षा है क्या, वास्तविकता में समावेशी शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों समावेशी शिक्षा को बीएड सिलेबस में रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इंग्लिश वाले बच्चे बाइलैंग्वेज भी, मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वालों को भी साथ लेकर के चलूं। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, बाकी इंग्लिश को भी लेकर हम चलेंगे बराबर। दोनों लैंग्वेज जब हम क्लासेस अपनी कंप्लीट करेंगे तो हम बाइलैंग्वेज दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेज लेकर के चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो बात करें समावेशी शिक्षा की, जो हमारा पहला पेपर है। तो समावेशी शिक्षा में इस तरीके की पेपर डिजाइन किया गया है कि इसमें हमें बताया जाएगा कि आप विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को, दोनों बच्चों को जो है वो आप एक साथ बिठा करके कैसे शिक्षा दे सकते हैं। देखिए पहले था कि आप विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोलिए और सामान्य बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोलिए। अब जो है वो मिक्स कर दिया गया है कि आप चाहें तो विशिष्ट और समान बालकों को एक साथ दोनों को मिला करके एक समावेशी शिक्षा का विस्तार किया गया है कि समावेशी तरीके से आप उनको पढ़ाएंगे, दोनों लोगों के समान तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, दोनों व्यक्तियों को समान तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट बालक है और कोई सामान्य बालक है, जैसे किसी का सामान्य बालक और विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए तो सामान्य बालक वो बालक होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 या 109 के बीच में होना चाहिए, वो हमारे सामान्य बालक कहलाते हैं। इससे नीचे के जो बालक हों, 90 के आईक्यू लेवल के बालक जो होंगे वो हमारे विशिष्ट बालक कहलाएंगे। साथ में जो हमारे 110 के ऊपर के जो बालक होंगे वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बालक कहलाएंगे। विशिष्ट बालक क्या, उनको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, गिफ्टेड बालक कह सकते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत धीमे तरीके से समझ पाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेजी से समझ लेते हैं। लेकिन शिक्षा किस तरीके से दी जाए एक टीचर्स बन करके, तो शिक्षा हमें इस तरीके से देनी है कि हम विशिष्ट बालकों को भी वो शिक्षा दे सकें, साथ में सामान्य बालकों को भी। इस तरीके से हमें अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, अपना लेसन प्लान बनाना चाहिए कि दोनों बच्चों को समझ में आ जाए। साथ में देखिए, जैसे कोई दिव्यांग बालक है, यदि उसको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तो उन बालकों को भी साथ में रखा जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से उनमें ये विशिष्टता पाई जाती है, तो तब फिर ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के लिए एक अलग से शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है, अलग से विद्यालय उनके लिए हैं, तो वहाँ पर भी उनको बिठाया जा सकता है। और यदि थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जैसे कोई बच्चा पैरों से विकलांग है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था की जा सकती है विद्यालय में, तो वो आ सकता है। या कोई बच्चा हाथ से विकलांग है तो उसके लिए भी वो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, बैठने की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समावेशी शिक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पेपर हमारा है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये पेपर बड़ा ही डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें बुक्स में भी नहीं उतना अच्छा मिल पाता है, और साथ में इंटरनेट में भी खोजें यदि तो उतनी अच्छी तरीके से या व्यवस्थित तरीके से इसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है। तो बात करते हैं दूसरा, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
तो जैसा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नाम से ही इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा 80 नंबर का पेपर होता है, साथ में इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल दिया होता है और 5 यूनिट्स में ये पेपर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो है आपका, वो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड पेपर है। कैसा टेक्नोलॉजी बेस्ड? जिस तरीके से इस टाइम हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हमारा शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में ही माना जाएगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मीडिया हो गई या इंटरनेट हो गया, कोई भी तरीके से श्रव्य दृश्य साधन वाली चीजें होंगी, वो सारी की सारी शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना किस तरीके से मिलती है, संचार व्यवस्था कैसे होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम अपने इस पेपर में देखेंगे। चलिए बात करते हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे पेपर की भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट पेपर है आपका। इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए है क्योंकि ये आपका आगे आपके काम आएगा। यूपी टेट और सी टेट में इसका काफी अच्छा रोल प्ले होता है। तो ये हमारा 80 नंबर का मार्क्स है पेपर होगा, और साथ में 20 नंबर का इसमें भी प्रैक्टिकल होगा, और 5 यूनिट्स में इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है क्या, आखिरकार क्यों इसको बीएड में रखा गया और क्या चीजें थी इसलिए इसको इस बीएड में इंक्लूड किया गया, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बात की जाए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, इसको देखिए 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, भारतीय शिक्षा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जो भारत की शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया का हमारे, वो हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से किस तरीके से मेलजोल खाता है, इन्हीं चीजों को बताया गया। वैदिक काल में किस तरीके की शिक्षा थी, मुगल काल में किस तरीके से की शिक्षा थी, बौद्ध काल में किस तरीके की शिक्षा थी, जैन काल में किस तरीके की शिक्षा थी, इन सारी चीजों को बताया जाएगा आपको। इसी सब्जेक्ट के बेस से बताया जाएगा कि इन सारे टाइम्स में किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, तब वहां दंड प्रावधान कैसा था, विद्यालय कैसे होते थे, टीचर्स कैसे होते थे, स्टूडेंट को किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी या लिखित शिक्षा दी जाती थी, इन्हीं सब चीजों के बारे में इस पेपर में बारीकी से बिल्कुल देखा जाएगा कि दंड प्रावधान कैसा था। जैसे आज की डेट पे हम किसी भी बच्चे पर मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, और उस टाइम पे मानसिक या शारीरिक दंड दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, वैदिक काल में ये दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों ने भारत में आकर के शिक्षा के स्तर को क्या किया, कैसे घटाया, कैसे बढ़ाया, इन सारी चीजों के बारे में इसी पेपर में देखा जाएगा, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी शिक्षा में पर कौन से ऐसे प्रहार किए जिसके कारण हम 300 साल तक गुलाम रहे, क्या बदलाव किए उन्होंने, हिंदी को हटाया, इंग्लिश को इंक्लूड किया, सांस्कृतिक सब्जेक्ट जो हमारे थे उन सब चीजों को हटाया, गुरुकुलों को हटाया और एक अलग शिक्षा प्रणाली ले आए। इन्हीं सारी चीजों के बारे में भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पेपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक पेपर क्या है, देखिए ये जिस तरीके से आपका बीएड में चौथा पेपर था, जो कंपलसरी पेपर तो था लेकिन उसके साथ ही ऑप्शनल पेपर के तौर पे देखा जाता था वहां पर, उसी तरीके से हमारा ये भी है इलेक्ट्रिक पेपर। तो इसमें भी हमारे 3 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, जो ये भी हमारे 80-80 नंबर के होंगे और 20-20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। तो इन तीनों सब्जेक्टों में से हम कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहला है मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, दूसरा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, और तीसरा है हमारा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो चलिए बात करते हैं एक एक पेपर के साथ। तो मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, ये पेपर हमारा, ये भी हमारा 80 नंबर का पेपर आता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकम होता है। इसमें भी 5 यूनिट्स में इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारा पूरा का पूरा पेपर होगा वो 5 यूनिट्स में होगा। तो इस पेपर में बताया गया है कि शिक्षा के जो मूल्य है, मेन पॉइंट है, शिक्षा क्यों देनी चाहिए और क्या जरूरत है शिक्षा की, किस बेस पे शिक्षा में देनी चाहिए, क्या नॉलेज
इससे कितना नॉलेज बढ़ता है, या इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वो मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे। दूसरा पेपर हमारा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। तो इस पेपर में भी 80 नंबर का ये पेपर आता है हमारा। रिटन में जो पेपर हम देंगे वो 80 नंबर का पेपर होगा, और प्रैक्टिकम हमारा 20 नंबर का होगा, और 5 यूनिट्स में इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, देखिए नाम से इसमें पता चल रहा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की हम शिक्षा का प्रशासनिक तौर से किस तरीके से व्यवस्था, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है, प्रबंधन क्या किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी, इस पेपर को भी हम ले सकते हैं, चाहे तो हम अपना ये पहला पेपर मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य ले सकते हैं, या चाहे तो हम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन इसको ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। या फिर हमारा तीसरा पेपर आता है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। ज्यादातर बच्चे इसी पेपर को लेना पसंद करते हैं। इस पेपर में 80 नंबर का ये रिटन एग्जाम हमारा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी वो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होगा, और 5 यूनिट्स में हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस पेपर के अंदर क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करें। तो शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, जैसे नाम से ही पता चलता है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो क्या है इसमें, किस तरीके की बात की जाएगी, क्या होगा इसके सिलेबस में, इसके बारे में देखते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन, क्या शिक्षा के में किस तरीके के निर्देशन होने चाहिए, गाइडेंस कैसा होना चाहिए, देखिए क्या गाइडेंस होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में। परामर्श कैसे देना चाहिए या कैसे लेना चाहिए। यदि देखिए बात करें, कोई आप एक टीचर हैं, टीचर के रूप पे सोचिए, यदि आप कहीं पढ़ाने जा रहे हैं और कोई बच्चा आपका किसी भी समस्या में परेशान है और उसको उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार करे तो करे क्या, तो उस कंडीशन में वो बच्चा जब आपसे अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा तो आपको उसको निर्देशन भी देना होगा, साथ में परामर्श भी देना होगा, गाइडेंस करना होगा आपको, ये आपका ही काम होगा। यदि आपको इन सारी चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि किस तरीके से परामर्श हमें देना है, किस तरीके से नहीं देना है। यदि कोई बच्चा आया, वो आपको बता रहा है कि सर मैं क्या बताऊं, सुबह वो पर डे कॉलेज लेट आता है, और आप उसको आते ही उसको आप डांटने लगते हैं सारी बातें, लेकिन वो कुछ दिन तक नहीं बता पाता। फिर जब कभी आप नॉर्मली उससे पूछ लेते हैं कि क्यों लेट आते हो तुम, तो वो अपनी समस्या बताने लगता है कि सर मैं रात को सोता हूँ, सुबह लेट जाग पाता हूँ, जिसके कारण मैं कॉलेज लेट आता हूँ। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे की ये समस्या है, तो आप उसे किस तरीके से परामर्श दे सकते हैं, क्या आप उसको बताएं ताकि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे कहें कि नहीं तुम सुबह जल्दी जागो और कॉलेज तुम्हें आना ही पड़ेगा, या आप उसे डांटने लगें। तो इस तरीके का आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको बताना चाहिए कि देखिए आप शाम को जल्दी सोइए रात को, और सुबह जल्दी जागने का प्रयास कीजिए। अपने मम्मी पापा से कहिए कि वो आपको सुबह जल्दी जगाएं, और या आप अलार्म लगा सकते हैं, उसके द्वारा आप जल्दी जग के आप विद्यालय टाइम से आ सकते हैं। और विद्यालय आपको टाइम से आना चाहिए, जिससे आपका सब्जेक्टिव नुकसान नहीं होगा, आपके पीरियड्स नहीं मिस होंगे और सारी चीजें। तो आप इस तरीके से उसे परामर्श दे सकते हैं, और आप उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं। एक दिन लेट आया तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं आपको 5 मिनट जल्दी आना चाहिए, घर से आप 10 मिनट जल्दी चलिए, फिक्स टाइम पे मत चलिए, थोड़ा अपना टाइम ले करके चलिए। यदि वो बताएगा कि सर मैं घर से तो टाइम से चला था, लेकिन मेरा क्या हुआ कि रास्ते में ट्रैफिक मिल गया मुझे बहुत ज्यादा, और उसके कारण मैं कॉलेज आने में लेट हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में, ट्रैफिक मिला है या नहीं मिला है, आपको तो टाइम से ही आना चाहिए। देखिए ट्रैफिक मिला है तो ये उसकी एक समस्या है, रोज की समस्या नहीं है, लेकिन आज की तो समस्या है, या रोज उसको ट्रैफिक मिलता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप 10 मिनट बेटा लेट घर से जल्दी चलिए, ताकि आपको ट्रैफिक जो पड़ता है उसको आप क्रॉस करके और टाइम से स्कूल आ सकें, तो आप 10 मिनट जल्दी आ जाइए। तो ये सारे निर्देशन और परामर्श आपको इस पेपर के द्वारा ही देखने को मिलेंगे कि किस तरीके के परामर्श कैसे देने चाहिए, किस टाइम पे कौन सा परामर्श आपको किसको देना चाहिए। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने शुरू बीच में ही आपसे बात की थी कि आपको किस तरीके से क्या करना है,
तो बात करते हैं इंटर्नशिप की। क्या है इंटर्नशिप? सुनने को तो हमको मिलता ही रहता है इंटर्नशिप होती है, लेकिन क्या होती है ये पता नहीं है हमें। बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है इसमें इंटर्नशिप में। जब हमारी इंटर्नशिप लगती है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, वैसे देखा जाए तो इंटर्नशिप जो है हमारी वो फर्स्ट ईयर में ही लगती है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को खास तौर से ध्यान से देखना चाहिए इस चीज़ को कि इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे इंटर्नशिप हमारी चलती है, कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है। तो देखिए इंटर्नशिप एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारी टीचिंग के तरीके से ही देखा जाता है इंटर्नशिप को ही। वहाँ पे जा कर के भी आप बैठ के देख सकते हैं या पढ़ा सकते हैं सारी चीज़ें। तो इंटर्नशिप में आप अपने विद्यालय से किसी दूसरे प्राथमिक या उच्च विद्यालय में जाएंगे और आप वहाँ जा कर के 8, 10 दिन, 12 दिन, जितने भी दिन की आपकी इंटर्नशिप ड्यूटी होगी उतने दिन आप उस विद्यालय में रहेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे बहुत ही बारीकी से कि किस तरीके से क्लास को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से प्रार्थना कराई जाती है, बच्चे कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, कैसे बच्चों को संभाला जा सकता है, साथ में प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे ब्लूप्रिंट्स बनाया जाता है या कैसे पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे रिजल्ट डिज़ाइन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे। देखने के साथ साथ अपनी फाइल में भी आप इसको नोट करेंगे, जिस फाइल को आप अपने कॉलेज में जा करके जमा करेंगे। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसमें जिस कॉलेज में आपकी ड्यूटी लगी होगी वहाँ के प्रिंसिपल सर द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। तो ये हमारी इंटर्नशिप हो गई। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। ये भी हमारा फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। और ये क्या होती है, देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या है कि ये जब आपकी माइक्रो टीचिंग होगी तो ये टीचिंग का ही एक छोटा रूप होता है कि देखिए इसमें सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं इसे। बहुत ही बारीकी के साथ जो शिक्षण किया जाता है उसी के बारे में आपको इसमें दिखाया जाएगा कि सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको शिक्षण करना है, शिक्षण कार्य आपका किस तरीके से चलेगा। जैसे आप श्यामपट्ट में लिख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से श्यामपट्ट में लिखेंगे। पहले आप डेट डालेंगे, अपना टॉपिक डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे, उसके बाद ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से आप अपने वो जो बोर्ड है उसमें जो भी चौक या मार्कर का प्रयोग किया गया उसको किस तरीके से आप इरेज करेंगे, मिटाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से आप इरेज कर देते हैं। या फिर आप किस तरीके से बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट के सामने खड़े होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस दिया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि आप इस तरीके से बोर्ड में खड़े हो सकते हैं। इतने 45 डिग्री का एंगल बनाकर आप खड़े हो सकते हैं ताकि आप को आपका चेहरा जो है वो बच्चे भी देखते रहें और आप ब्लैक बोर्ड में लिखते भी जाएं। साथ में जब आप बोर्ड में लिख रहे हैं तब आपको बोलते रहना चाहिए। यदि आप सिर्फ लिख ही रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं तो ऐसे में क्लास में जो होता है बच्चों का ध्यान हट जाता है आपकी तरफ से और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। साथ में आपको किस तरीके से व्याख्या करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक हमने उठाया और उसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। किसी भी चीज़ की क्वेश्चंस कैसे, कौन सी विधि हम लगाएंगे जिससे हमारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको माइक्रो टीचिंग में सिखाई जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं लेसन प्लान की। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं बच्चों को देखने को मिलती हैं वो लेसन प्लान को देखने को मिलती हैं। मैंने देखा है कि YouTube में बहुत से लेसन प्लान पड़े हुए हैं, सीधे के सीधे वो लोग अपने लेसन प्लान डाल देते हैं और आप लोग उन्हीं को देख करके और वो हूबहू आप अपने कॉपी में छाप लेते हैं, फाइल में छाप लेते हैं और अपने कॉलेज में जमा कर देते हैं। जिसके कारण आप उस टाइम तो लेसन प्लान बना लेते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है कि लेसन प्लान में क्या बारीकियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं, किस तरीके से आप उसको बना लेते हैं और रख देते हैं। उसके बाद जब उसका यूज कैसे होता है, यदि आपको बनाना आता है तो आप उसका यूज ऑटोमेटिकली ही जान जाएंगे। यदि आपको लेसन प्लान बनाना नहीं आता है तो आप उसका यूज भी नहीं समझ सकते हैं। देखिए लेसन प्लान एक ऐसी विधि है, इससे आप अपनी क्लास को रोचक बना सकते हैं, इंटरेस्टेड बना सकते हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक को लेकर के जाएंगे तो जो आपका लेसन प्लान होगा यदि आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप आराम से 35 मिनट की पूरी अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं और बच्चे उसमें इंटरेस्टेड भी रहेंगे। यदि आपके पास कोई प्लान नहीं है
तो आप अपनी क्लास को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपके पास प्लान होना चाहिए। देखिए प्लान तो हर एक चीज में होता है, इसी तरीके से लेसन प्लान, इसका नाम भी रखा गया है कि आज जो आप पढ़ाएंगे, जो आपका पाठ होगा, यानी इसका हिंदी नाम भी पाठ योजना ही होती है। तो आज आपका जो लेसन होगा उसको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में जब वहां से निकलेंगे तब क्या करेंगे, ये सारी चीजें मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक के सारे पॉइंट आपके लेसन प्लान में लिखे होते हैं कि आप अपने बच्चों से किस तरीके से कौन सी बात पूछेंगे। तो लेसन प्लान के लिए मैं ये करूं कि एक दो लेसन प्लान आपको दे दूं और आप उसको छाप लें, तो ऐसा नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है, और आप एक बार देखेंगे और हमेशा के लिए आपको वो बनने लगेगा। फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक होगा आप उसका लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास के लिए काफ़ी टाइम दिया आपने, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारे जो ऐसे वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। साथ में जब 1000 सब्सक्राइबर जब तक हमारे होते हैं तब तक हम इसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस चलाएंगे, और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम आपको स्क्रीन में लाइव क्लासेस के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।